नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का प्रणाम, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग सभी के सभी सम्मानीय चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग माधव निदान का स्वर भेद, उसका जो 5वां टाइप है मेदोज स्वर भेद, वह हम लोग देखेंगे। और इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जितने भी ज्यादातर जो मोटे लोग रहते हैं, ओवरवेट लोग रहते हैं, उनको ये मेदोज स्वर भेद होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मेरे पास एक मुंबई से एक आती थी पेशेंट, वह 380 किलो की थी, तो उसको ये बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता था। 380 किलो, और उसका जो गले में जो ऐसे डबल चिन्ह होता था, एकदम ऐसे टायर की तरह, जैसे गले में कोई छोटा स्कूटर का टायर लगा दिया, ऐसे डबल चिन्ह था, तो उसको ये प्रॉब्लम थी। तो हम लोग ये पढ़ेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बताया है कि अंतर्गत स्वर मलक्ष्य पदम चिरेण मेदो अन्याद्वदति दिग्गलस्त्रिषार्तः। इसका मतलब यह है, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। इसमें बोल रहे हैं कि मोटे मनुष्य जिनमें चर्बी अधिक होती है, स्वर तंत्रों के मार्ग में मेद द्वारा रुकावट आ जाने के कारण गले के अंदर ही बोल सकते हैं। अंतर्गल स्वर, अंतर्गल अंतर्गत स्वर मतलब वह अंदर के अंदर ही बोल सकते हैं, वह भी चीरकाल के पश्चात। और जो कुछ बोलते हैं वह समझ में नहीं आता है। अंतर्गत स्वरम अलक्ष्यम पदम चीरेण, मतलब वो अलक्ष्यम पदम, मतलब समझ नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और चिरकाल के पश्चात मतलब समझ आता है। मेदो अन्वयाद वदती, मतलब गले में मेद या कफ चिपका रहता है। फिर दिग्गल त्रिषार्तः, मतलब मेदो अन्वयाद वदती, मेद इतना ज्यादा रहता है कि गले में कफ चिपका रहता है, मेद रहता है बहुत ज्यादा। तो और जलवाही स्रोतों के मेद द्वारा रुक जाने से लोगों को प्यास अधिक लगी रहती है। तो गले में अगर हम लोग क्लोम मानेंगे तो वहां पर कफ का आवरण रहता है, मेद का आवरण रहता है, तो इसलिए प्यास बहुत ज्यादा लगती है। और प्यास लगना, जितना प्यास लगता है उतना वो मोटे ही रहते हैं। और इसमें गले से बाहर स्वर नहीं निकल पाता है, स्पष्ट ना होने से समझ नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं। गले में मेद या कफ लिसा लिसा चिपका रहता है, मेद के स्रोत शुद्ध होने के कारण प्यास बहुत लगती है। टीकाकार बोलते हैं कि मेदोज लक्षणम माह अंतर्गत इत्यादिना अंतर्गत स्वरमिति क्रिया विशेषणम अंतर्गतम स्वरम इति पाठेतु कंठस्य अंतर्गतम यथा भवति तथा स्वरम व्यंजनम वदना वदन्तीति योज्यम अंतर्गलम इति पाठांतरे गलस्यांतर इति अंतर्गलम स्वरम वदति इत्यर्थः। इसका मतलब यह है कि अंतर्गत इत्यादि, यहाँ पर अंतर्गत स्वरम यह क्रिया विशेषण है। कहीं कहीं अंतर्गतम स्वरम ऐसा पाठ भी पाया जाता है। ऐसे पाठ में कंठ के अंदर ही अंदर जैसे तैसे आवाज निकलती है, ऐसी अर्थ योजना कर लेनी चाहिए। अंतर्गतम ऐसे पाठांतर में गलत से अंतर, अर्थात गले के अंदर ही बोल पाता है, ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। दिग्गलः, दिग्गल इति श्लेष्मणा मेधसा व लिप्त गल इत्यर्थः।
तृषार्तस्य मेदोरुस्रोतसत्वात्। तो मतलब है देखो कफ अथवा मेद गले में चिपका रहता है, जिससे गला लिपा हुआ सा और चिकना प्रतीत होता है। तृषार्था मतलब मेद के कारण जब जलवायु स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं तो रोगी तृषा रोग से पीड़ित ही रहता है। बहुत बार उसको प्यास लगी रहती है वहां पे। तो आप लोग कुछ बताइए, आप लोग के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते हैं? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ वंदना मैम, आप बताइए, आपने मोटे लोगों को देखा हाँ है? जी नमस्कार। हाँ प्रणाम, बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। अभी नहीं नहीं, एक मिनट में आपको वेटिंग रूम में रख के फिर आपको ऐड करता हूँ। बाकी लोग अगर कुछ बताना चाहे तो बताइए। किसी ने ऐसे मेदस्वी लोग देखे हैं जिनको बोलने में क्लियर नहीं आ रहा है और अंदर ही अंदर बोल रहे हैं बहुत ज्यादा? किसी का एक्सपीरियंस है तो कृपया शेयर करिए। वंदना मैम तो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। पवन जी, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? वंदना मैम आप आ गई जी हैं जी। जी तो वैजी जैसे इसमें है ना कि मेदोज स्वरभेद में मेदस्वी जो पेशेंट्स हैं तो हमारे यहाँ जब हम डायग्नोसिस या वो पेपर्स लेकर भी आते हैं और हम हिस्ट्री लेते हैं उनकी, तो हाइपोथायराइडिज्म के जितने भी पेशेंट्स हैं मोस्टली उनके अंदर फैट तो होते ही है, और काफी लोगों में फैट होता है, और गला जो है वो बैठा बैठा सा रहता है, और फुसफुसाहट जैसी आवाज आएगी उनकी। और मॉर्निंग में जैसे उनको बोलेंगे कि आप उष्ण चिकित्सा गार्गल्स वगैरह करें, और अ, अ, जैसे लवंग आदि वटी है या व्योश आदि वटी है, उसको चूसने के बाद उनको आराम मिलता है। जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था कि यूजुअली जैसे ही सूर्योदय हो जाता है उसके बाद कफ का काल बीत जाने के बाद धीरे धीरे इनका गला थोड़ा खुल जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे इसमें लिखा है वैसे ही देखने में आते हैं। जी वैजी। जी। और अनुरिता मैम, सरोज मिश्रा जी, कुछ बोलेंगे आप लोग? सर ये काफी लोगों को सुबह होता है सर। काफी अच्छा। लोग हैं मतलब जिनका मतलब है वो फैटी भी रहते हैं, लेकिन उनका कहना रहता है कि ये तकलीफ हमें सिर्फ सुबह तक होती है। जैसे ही धूप निकलती है तो आवाज जो बैठी बैठी आवाज है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि कल परसों एक एक्चुअली वो पेशेंट के हस्बैंड थे, क्या लेकिन मोटे लोगों में ही रहता है ये, ऐसा बताइए? हाँ सर, लेकिन उनका कहना रहता है कि गले में कुछ अटका अटका सा है। इवन वो ये भी बताते कि शिवन भी उनका कफज रहता है। तो फिर वो उसी में गिनेंगे ना सर, क्योंकि कोई ऐसे सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता उनको। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर समय तक रहता है कि जिनको अवरुद्ध ये रहता है, और उसके बाद में आवाज मोटी हो जाती है, स्वरभेद हो जाता है। और उनको मतलब अ, अगर ये बोले नमक पानी और गरारे करे तो भी उनको कुछ फर्क, इतना खास फर्क नहीं गिरता है। जैसे नॉर्मल स्वरभेद है, आप सिर्फ गार्गल कर दो तो भी आवाज खुल जाती है, क्योंकि वो वातज रहती है या फिर बात कफज रहती है। तो ये जो पर्टिकुलरली है सर, खास करके जो मैंने देखा है सर, काफी लोगों का डबल चिन भी रहता है। ऐसे लोगों में ये देखा गया, बट मे बी कि मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में गलत हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे ये पता चल रहा है। तो ठीक आई हैव नॉट डिफरेंशिएटेड। ठीक है। डॉक्टर कंचन जी, आपने देखे हैं बहुत आपके मुंबई में तो मोटे मोटे बहुत सारे लोग हैं। जी सर, होती है सर ऐसे आवाज। पर अभी अभी तो डायग्नोसिस आपने बताया कि ये मतलब कि मेदस्वी लोगों में जो स्वरभेद है वो है, पर ये रहती है सर। जो मोटे लोग आते हैं ना, मतलब उनकी आवाज जैसे पूरी खुल के नहीं आती है, उनका हमेशा। और बोलते हैं वो कि गले में भारीपन लगता है वगैरह, अगर कंप्लेंट करते हैं ना तो गले में भारीपन है। और वंदना मैडम ने जैसे बताया ना कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में बहुत बार मतलब दिखता है। और उनको कैसे ना, हम मेडिसिन भी दे तो वो ठीक तो हो जाता है, पर फिर से कुछ ना कुछ उनकी हैबिट रहती है मोटे लोगों के कि खाना है अच्छे से। तो उनको रहता है बीच बीच में, ऐसे रहता ही है कि वो बोलते हैं कि बार बार मेरा गला बैठता है हर एक महीने में, या कुछ ठंडा खा लो या आइसक्रीम खा लो, या फिर ठंडे हवा में बैठ जाओ या फिर एसी में बैठ जाओ, तो उनकी आवाज बैठती है सर। और मोस्टली ये मोटे लोगों में दिखता है।
अच्छा, इसको अभी जैसे आपने बोला ना कि ये ऐसे टाइप का मतलब स्वरभेद है मेदस्वी लोगों में देखने वाला, पर ये तो डायग्नोसिस अभी आपने ही सिखाया है मुझे कि ये इसको ऐसे डायग्नोस करना चाहिए। पर ये तो पहले तो कॉमनली ऐसे ही स्वरभेद है, चलो हमको स्वरभेद की ट्रीटमेंट कर रही है तो इसी हिसाब से मैं कर रही थी। पर ठीक। अभी आप अभी अभी परफेक्ट डायग्नोस हो जाएगा सर कि अभी आदमी आएगा समझो मेदस्वी है और वो बोलता है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका परफेक्ट डायग्नोस हो जाएगा अब। जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर जो लोग प्री टॉन्सिलर इसमें आते हैं ना, जिनको कंटिन्यूअस टॉन्सिलाइटिस होता है और जो ऑपरेशन कराना चाहती है, जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका भी सर रिलीव इसी में से पता चलता है कि स्वरभेद उनको कंटिन्यूअसली मतलब ऑन एंड ऑफ उनका चेंज रहता है आवाज। और जैसे टॉन्सिलाइटिस बढ़ता है तो उसके बाद में उनको तकलीफ भी होती है, जो प्यास लगना वगैरह, ये भी सिम्टम दिखते हैं, लेकिन लेकिन वो टॉन्सिलाइटिस तो एक बीमारी हो गया, यहाँ पे हाँ वो स्वर भेद है। हाँ बराबर है। दोनों को अलग करिए। हाँ। ठीक है। और किसी को और कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम, आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनको बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओवरवेट हैं? अदनान समय भी मोटा था लेकिन उसका आवाज अच्छा था, अभी वो पतला हो गया है। सर शुक्रवार सभी को नमस्कार सर। मिलते हैं सर ऐसे केसेस, अक्सर मिल जाते हैं। और जैसे अभी बात हो ही रही है कि इसमें रिकरेंट चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, कभी कभी आवाज इतनी खर हो जाती है कि आवाज क्लियर नहीं होती है। और दूसरी बात होती है कि कभी कभी आवाज निकलती नहीं है। और जहां तक उसकी संप्राप्ति जैसे अभी आपने पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं मेद का संबंध कफ से होता ही होता है। तो इसीलिए वो उस तरह से जो है इन्फेक्शन वो कहीं ना कहीं कफ और मेद की दृष्टि होती है तो होता है। लेकिन सर मैं एक बात और डिस्कशन करना चाहूंगी। जैसे मैं अभी आप स्वतंत्र व्याधि और पतंत्र व्याधि पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो जैसे अभी अमृता मैम ने बोला, तो मेरे एक सीनियर थे, अगर रवि सर होंगे तो शायद वो याद आ जाएगी उनको। एक्चुअली वो भी तो इसी इसी तरह की एक डिजीज से, टॉन्सिलाइटिस की डिजीज से वो उनकी आवाज ना बीच बीच में बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। और फिर वो थोड़ी दिनों बाद नॉर्मल आ जाती थी, क्योंकि तब वो हमारे स्टूडेंट टाइम के बात है और अभी पीजी तक वो हमारे साथ थे। उसके बाद क्या हुआ अचानक उनको ल्यूकेमिया डायग्नोसिस हुई और फिर वो नहीं रह पाए। लेकिन सर उनमें स्वर भेद की बहुत समस्या होती थी, क्योंकि हम उनके साथ यूजी और पीजी दोनों में रहे हैं। तो मुझे आज अचानक आप जो पढ़ा रहे थे तो अचानक उनकी याद आ गई। और मतलब मैंने बोला तो और क्योंकि एक तरह से अगर हम टॉन्सिलाइटिस के बाकी परतंत्र व्याधि स्वर भेद को भी मान सकते हैं। और वो जो लक्षण उनके दिखते थे ना, वो इतना कभी कभी स्वर में उनके इतना ज्यादा वो वेरिएशन आ जाता था। कभी तो उनकी आवाज एकदम नहीं निकलती थी, कभी उनकी आवाज एकदम खराब निकलती थी। और अक्सर बस वो इतना ही कहते थे, मेरा गला खराब हो जाता है, तुम्हें पता ही है मेरा गला खराब हो जाता है। और बहुत अच्छे बीएचयू से पढ़ के बहुत अच्छे एनेस्थीसिया में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बने थे, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते थे वो। और विद इन 10 ईयर में उन्होंने लगभग समझ लीजिए करोड़ों अर्न किया होगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जब उनको ये गले की प्रॉब्लम आई तो फिर वो डायग्नोसिस कराने गए दिल्ली में, अपना इन्वेस्टिगेशन कराया और उनको वहां पता चला कि उनको ल्यूकेमिया है। और उसके बाद फिर वो बहुत दिन तक नहीं रह पाए। तो ये ऐसा है सर कि अगर अगर पतंत्र व्याधि के रूप में भी हम ले लेंगे और या टॉन्सिलाइटिस या स्वरभेद जो है वो जो हमें मिल जाता है, तो पेशेंट की जो है सन्निपात स्वरभेद की बात जैसे भी आपने बताई थी। और तो उसमें सर इस तरह के केसेस मिलते हैं और दूसरे व्याधि के कॉम्प्लिकेशन में मिलते हैं। और पेशेंट को बहुत 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 अजीब सिम्टम होते हैं। उनको लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता था कि वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पाते थे। अचानक से सोते सोते उनको ऐसा लगता था कि अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरी जान चली जाएगी। और फिर वो ना बोल भी नहीं पाते थे, कोई स्वर नहीं निकल पाता था, चेहरा लाल हो जाता था। और फिर उनकी वाइफ हमेशा उनके पास ही रहती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लगा के सब उनका टाइम पास किया जाता था। फिर उन्होंने ऑपरेशन कराने की ठानी, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया। ऑपरेशन के विद इन 2 डेज में वो एक्सपायर कर गए। जी सर। हेलो। जी मैम। जी
डॉक्टर सर की आवाज चली गई लग रहा है मैडम। हाँ, साना बॉस का याद है वो रवि बॉस? जी रवि बॉस, हेलो, जी नमस्ते जी बॉस। नमस्ते। अस्थाना अब बॉस आपकी थे ना आवाज आ रखी? रही है? हाँ ताना जान रहा हूँ, तुमको पता तो शायद ये हुआ था क्या? नहीं बॉस, उनको यही टॉन्सिलाइटिस बहुत जबरदस्त रहती थी और उनकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। जी बहुत जी जी ज्यादा स्वर्गवेद उनको मिलता था। हम लोग कभी कभी चढ़ाते भी थे कि बॉस आप जो है ये अच्छा खाया करिए, वो खाया करिए, लेकिन लास्ट में वो ल्यूकेमिया उनको डायग्नोस हुआ था। फिर वो अपोलो में एक्सपायर, वो नहीं अपोलो में डायग्नोस हुआ था। और ट्रीटमेंट कहीं और, ऑपरेशन शायद वहीं उसमें दिल्ली में ही हुआ था, मुझे एस्कॉर्ट में था शायद। हाँ नहीं केस तो मुझे ध्यान आ रहा है, बस जी डायग्नोसिस मुझे क्लियर नहीं थी क्या हुआ था जी उनको। जी जी जी। उनको उनकी जानता हूँ। मेन प्रॉब्लम से मतलब आवाज ही की थी, उनकी आवाज क्लियर नहीं हो पाती थी, एकदम सफेद हो जाता था। जी जी तो जी इसमें बताया है कि कफ और मेद दोनों बताया, तो आप टॉन्सिलाइटिस भी बोल रही है और मेदस्वी भी थे, दोनों इसमें सिम्टम हो रहे हैं। यहाँ प्रणाम सर, मैं आप यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप सहमत न हो मेरी बात से। जो जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है सर, तो ज्यादातर पेशेंट मोटे रहते हैं सर, तो हाँ ऐसे लोगों में भी स्वरभेद मिलता है। हाँ, तो और आपने सही बोला ना, मैं क्यों नहीं सहमत होऊंगा, आपने सही बताया। जी सर, और ये भी देखता हूँ कि जो है चूंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से सारे प्रोसेस उनके स्लो हो जाते हैं, तो उनको बोलने में भी बहुत समय लगता है सर, जो है क्योंकि जो ब्रेन का जो कोऑर्डिनेट नहीं करता है प्रॉपरली, तो बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, बहुत देर में बोलते हैं, और जब बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा ही बोलते हैं, कोई चीज स्पष्ट नहीं होती क्या बोल रहे हैं सर वो। जी तो एक एक मतलब उदाहरण सर ये भी कहा जा सकता है यहाँ पर। जी। और माधुरी मैम, आपने देखे हैं पेशेंट मुंबई में? गुड माधुरी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग। हाँ अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छी। सर देखिए, मतलब मेरे पिताजी खुद ये थे, ओबेस थे, बहुत ओबेस थे, उनका ही स्वर भेद था ये भी। मतलब ही डाइड विद ड्यू टू ओबेसिटी और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। पर उनको हमेशा ये स्वर भेद, मतलब आवाज बड़ा था, वो पुलिस में थे तो उनका आवाज बहुत बड़ा था, डरते थे। पर जब से वो मोटापन आया ना, तो उनका आवाज खराब होता था ये। और पानी बहुत पीते थे, प्यास, और डायबिटिक कि ओबेसिटी से ही डायबिटीज हो गया। तो मुझे तो मालूम है ये सर है। हमको पता था ये ओबेस, हम बोलते थे उनको। एंड में तो ऐसा हुआ तो उनको बाईपैप भी लाया था, तो वो मतलब ऑक्सीजन कम पड़ता था तो नहीं सुनते थे, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, सुनते ही नहीं थे किसी की। तो फिर वो उसे ओबेसिटी की वजह से ही बोलते हैं ना, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में गए, फिर ये होता है। मैं तो हमेशा उनको स्वर भेद का मतलब लाइव ये था, हमेशा उनका आवाज घर घर आवाज बैठ जाता, नहीं तो बहुत जोर से चिल्लाते थे। पुलिस में थे तो बहुत ऑफिसर थे बहुत बड़े, तो फिर सब पे चिल्लाना उनका यही था, आवाज का खराब होना। ये देखा है मैंने खुद। जी Thank- थैंक यू। और किस? प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए आप। सर जैसा अभी रवि सर ने बोला, सर थायराइड के पेशेंट के संग और भी कंडीशन रहती है, तो इसका कारण क्या मान सकते हैं सर? क्योंकि इस थायराइड भी है तो उसमें कफ और मेद ये तो विकृत होता ही है, आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो। अच्छा सर, तो हाँ, चिकित्सा में हम कफ कफ पर जो है हम बस आयुर्वेद की नहीं चिकित्सा करते, हम पूरे सारे सिम्टम्स देखते हैं। ये हाँ तो एक वहां पे परतंत्र व्याधि के रूप में मेदो स्वरभेद हो रहा है, लेकिन और भी क्या सिम्टम है उस हिसाब से पूरा करेंगे। वो देखेंगे संतर्पण जन्य है कि अपतर्पण जन्य है, कौन सी व्याधि में आ रहा है, और जो जो सिम्टम्स रहेंगे उसकी चिकित्सा करते जाते हैं। सर, इसलिए पूछ रही हूँ सर, इसके सर ने जब बोला तो मैंने गौर किया कि सेम प्रॉब्लम सर मेरे साथ रहती है, क्योंकि आप क्या मेदस्वी है क्या? नहीं सर, मेदस्वी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को थायराइड है और मेरा गला बहुत जल्दी खराब होता है, मतलब जैसे कहते हैं बहुत जल्दी। हर कोई भी चीज, अगर मैं जैसे कि विंटर्स में जो भी, विंटर्स या समर कोई भी सीजन हो, अगर मैंने जरा सा भी कुछ खाने पीने का ऊपर नीचे किया, कि अगर मैंने गुआवा खा लिया या फिर मैंने कभी मूली खा लिया या कभी कोई भी ऑयल का भी चेंज होता है जरा सा, तो मेरा गला डेफिनेटली खराब होता है। तो तो ये मतलब सर, कफ वाले चीजें और कफ के सीजन में आपका गला खराब होता है। नहीं सर, अगर मैं समर, इस टाइम समर चल रहा है, इस समर सीजन में भी अगर मेरे यहाँ कोई ऑयल का चेंज हुआ, किसी की मैंने बाहर जा किसी भी अलग तरह के ऑयल का कुछ भी खाना खाया, तो वो मेरे को नेक्स्ट डे गले में जरूर खराश करेगा।
तो मुझे बहुत मतलब कि अगर इवन मैंने कहीं ऐसे गर्मियां चल रही हैं, मैंने अगर कहीं बाहर का नींबू पानी या शिकंजी पी भी लिया तो मेरा गला पक्का खराब होगा। मुझे घर आके डेफिनेटली या तो कोई मुलेठी वाला कुछ जो कॉम्बिनेशन में बना के रखती हूँ वो लेना पड़ेगा, नहीं तो उस रात मुझे एलेग्रा या कुछ भी लेके सोना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट डे मेरा गला हमेशा खराब मिलेगा। तो इतना सेंसिटिव है। तो इसमें सर मैं वो क्या मेरे हिसाब से कफत स्वर भेद में आएगा ना। मेदोज में मेद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो लोग मोटे रहते हैं उनको ये ज्यादातर रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम सर ने जो बोली ना वो है, मुझे थायराइड है। ठीक है ना, थायराइड और ये दोनों चीज है ना, दोनों सर चीज। लेकिन सर मेरा भी जब बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस हुआ था ना 200 तक, उस वक्त मेरी आवाज को मैं आई वाज वेरी सेंसिटिव विद माय वॉइस। मतलब तब ये जो आप बता रहे हैं सिम्टम्स ना उस वक्त में होते थे 10-15 साल पहले, लेकिन जैसे जैसे थायराइड कम हुआ, मेरा 105 से वेट कम हुआ, तो उसके बाद में ये सिम्टम कम, मतलब इतना ज्यादा ये होता था मैं खा नहीं पाती थी, इतना तकलीफ। बट आई डोंट नो कि ये उसमें आएगा कि नहीं। लेकिन जब मेरा हाइपोथायराइडिज्म तब से अभी तो नॉर्मल रहता है मेरा, लेकिन मैम तब मेडिसिन था। ले रहे हैं कि मेडिसिन बंद किया है सर? मैडम मैंने आज तक एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया है। आई वाज मॉर्टली फेटल जिसे बोलते हैं वो 200 हाइपोथायराइडिज्म, मतलब समझ सकता है मैम आपको कितना होगा। इट वाज वेरी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। तो आई एम नॉट विद एनी एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस स्टेरॉइड इंड्यूस था, तो इसकी वजह से आज भी मैं चेक कराती हूँ ईयरली, तो इट इज नॉर्मल। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, मतलब मैं उस वक्त में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन एक ही सिम्टम जो रह गया वो ये कि मेरी आवाज बंद हो जाती है आधा पौने घंटे के बाद में। हाँ, तो बस मैम अभी मैं थायराइड के लिए एल्ट्रोक्सिन जो लेती हूँ, उसके साथ मैंने अपने कालका रक्षक योग शुरू किया है आयुर्वेद का। तो मैं इससे तो इसको हमारे हटाना सर चाह वाला रही हूँ। क्यों नहीं फॉर्मूला यूज करिए, वो बचा पुनर्नवा गुड़ुचि सत्व और जंगली प्याज। मैडम गुडुची, हाँ सर जो जंगली जो प्याज सर तो का बिल्कुल फॉर्मूला। नहीं मिलेगी। मैंने वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सब सामान वो है रहता ही है मेरे पास वो सामान, तो लेकिन जंगली प्याज की भावना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि तो वो यहाँ प्याज नॉर्मल व्हाइट प्याज उसकी भावना दे दीजिए, या प्याज रोज खाया करिए। सर ठीक है, उसकी प्याज की भावना प्रणाम सर। देखिए सर। हाँ हाँ सर सर। बताइए। मैडम मैं सर प्याज खाती हूँ सर क्योंकि बहुत ज्यादा प्याज खाती हूँ। जी विकास जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि जंगली प्याज मुझे तो नहीं मिला था। नहीं मिला था तो आप सफेद वाला जो प्याज होता है वो भी, उसका भी यूज कर सकते हैं। साधारण प्याज ही मैंने डाला वो। सर रिजल्ट्स प्रॉपर सर आपने किसी पेशेंट्स पे अप्लाई किया अभी तक? कौन मेरे को पूछ रही है? सर ने तो बहुत किया होगा मैडम। हाँ मैं डायटी नहीं नहीं मैंने सर मैंने विकास जी बहुत को यूज पूछ रही किया है। है सर। मैंने अपनी ओपीडी में, क्योंकि बहुत बहुत ही सिंपल और सस्ता फॉर्मूला आपका है और बहुत पेशेंट आते हैं मेरे गायनिक के, मैंने बचा पुनर्नवा और आपका गिलो है इतना यूज किया है सर, और इतने ड्रास्टिक इफेक्ट आए हैं कि मेरे बहुत पेशेंट में जो है जो भी पेशेंट लेते थे थायराइड की ट्रीटमेंट मैंने बहुत कम कराई है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि पेशेंट स्पेशली आते हैं कि मैडम मुझे मेरे ये वाली पेशेंट है, इसको भी ये दिक्कत हो रही है और मुझे लिख दो। और मैं सच पूरे लिख रही हूँ सर, मैं एकदम 100 सिंपल प्याज के रस को मैं बोलती हूँ कि भाई ठीक है जंगली प्याज का रस नहीं मिल रहा है, सिंपल प्याज के रस को आप उसको निकलवा दीजिए और प्याज के रस के साथ ही वो मेडिसिन देने की कोशिश कीजिए। रियली में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक पेशेंट को तो मुझे याद है मेरे ठीक वो डाटा नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगी, मैंने कहीं नोट किया था 85 kg क्या विकास जी का आवाज कट रहा है। यस अंजना मैम मैम, हाँ अंजना हाँ मैम, मैम हाँ मैम हाँ तो मैम। आप नॉमिनल मैम को बता रही हैं, इसको जरा रिपीट कर दीजिए। मेरा ये इंटरनेट ठीक नहीं था, वो मिस हो गया मेरा बीच में। मैं मैम से बता रही थी कि मैम बचा पुनर्नवा और गिलोय, तो मैं तो बचा चूर्ण पुनर्नवा चूर्ण और गिलोय सत्व मैं इतना यूज करती हूँ यहाँ पर अपनी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मेरा, वहाँ पर मैं जो ट्रीटमेंट देती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है थायराइड की और अधिकतर लोग लेके ही आते हैं थायरोक्सिन, और मेरे कई पेशेंट ने तो थायरोक्सिन छोड़ दिया है और कुछ पेशेंट में तो इतना ड्रास्टिक इफेक्ट आया है, जो मैंने जांच कराई है, मैं डाटा में रखी हूँ एजेंट के पास है, वो डाटा बता रहा है कि थायरोक्सिन जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। तो ये जो सर ने बताया अरविंद सर का फार्मूला, अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं केवल प्याज का रस बताती हूँ, क्योंकि जंगली प्याज पेशेंट नहीं ले पाता, ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिंपल प्याज के रस से ही पेशेंट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक पेशेंट को तो इतना कम हो गया था कि मुझे सर ने बताया कि इसमें विदारी कंद भी ऐड कर सकती है थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा सा उसमें
ज्यादा वीकनेस लगने लगी थी, ड्रास्टिक तो डाउन मैम आया इसमें था उसका। आप मतलब भावना देके चूर्ण बना के मैं पेशेंट को भी मैं देते कुछ हैं? नहीं करती, मैं पाउडर बना देती हूँ उसको सब मात्रा में, और कम ही देती हूँ मैं, मात्रा भी 500 mg की तीनों देती हूँ, और 1.5 ग्राम के आसपास देती हूँ, और उसको बोलती हूँ कि एक प्याज का रस निकाल लेना घर में जाके गूंज के, और उसी एक हम्म। चम्मच रस के साथ ले लेना। वो पेशेंट ले लेते हैं और बहुत रेस्पॉन्स मिलता है। ओके मैम। मैम इसको जी अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही लेना है या हाँ, फिर वो मैं ज्यादा अच्छा रहता है मैडम, मैं यही बताती हूँ, क्योंकि पेशेंट मेडिसिन लेता है उस समय, तो मैं कहती हूँ ठीक है, वो मेडिसिन छोड़ के पहले ये ले लो, या वो आधी कर देना, 1 चम्मच इसको ले लेना, फिर वो आधी कम कम करके इसको मैं 1.5 चम्मच 2 चम्मच तक कर देती हूँ, फिर वो धीरे धीरे वो मेडिसिन कट ऑफ हो जाती है। बहुत गजब का फॉर्मूला है। मैम ये मैडम कितने दिन में रिस्पॉन्स आता है इसका? मैम आप 15 दिन में देखिए, एक बार जांच कराने के बाद शुरू करिए, और 15 से 20 दिन के बाद 3 हफ्ते में करा के देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और वेट लॉस ये और तो मेरा स्वरभेद? हाँ हाँ मैम, और सिम्टम्स धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन पेशेंट ये जरूर बोलता है कि मुझे बहुत रिलीफ है मैडम, जो उसके अपने सिम्टम्स होते हैं। और ये अरविंद सर का ही बहुत धन्यवाद अरविंद सर को, इसीलिए अरविंद सर से हम लोग लगातार जुड़े रहते हैं। सर ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो कि लाइफ टाइम पेशेंट के लिए, बहुत ही जो पुअर पेशेंट होते हैं ना, बहुत दुआ दे के जाते हैं, और ये लगता है कि इनकी हम लोग कुछ सहायता कर पा रहे हैं। नहीं, यस मैम, वैसे बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ही जी ज्यादा कॉमन है थायराइड यहाँ पर। हर जी अगली जी पेशेंट जो ओबीज है उसको थायराइड है यहाँ पर। तो जी। ये अगर आप कह रहे हो तो मैं इसको आज ही बनवाती हूँ इसको। हाँ, इसको बनवा के रख लीजिए मैम, मैंने तो अपने जो मेरे यहाँ मतलब फार्मासिस्ट है, मैंने उनको बोल दिया है, और वो तीनों बस मैं कह देती हूँ कि ये फार्मूला आप रखिएगा, आप पेशेंट को समझा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो प्याज नहीं खाते थे, मैंने कहा भाई ठीक होना है तो दवा के लिए खा लो, और ठीक हो जाओगे तो दवा मत खाना, लेकिन दवा है तो वो प्याज के रस से ही असर आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो अंजना घरेलू मैम जी, प्याज के रस से नमस्ते। आता है। जी सर। जी इसमें सर। बिदारा भी मिला सकते हैं अपन हाँ साथ में? सर, विदारी कन मिलाते हैं विदारी कन। हाँ नहीं, यदि साथ में कली से मिला के रखें तो कैसा रहेगा? अच्छा है ना, उसमें 2 फॉर्मूला है, उसमें विदारी है दूसरे वाले में, जिसमें अपतर्पण जन्य जो रहता है उसमें विदारी डाला हुआ है। आप देखिए थायराइड फॉर्मूला में 2 चीजें, 2 नहीं, फॉर्मूला, मैंने जो बनाया है ना आपका बचा पुनर्नवा, आपका गिल्लो तत्व। सत्व और बिदारा, मैंने 4 चीजें डाली हैं उसमें। हाँ, और आपके मैं सारे थायराइड के पेशेंट ठीक हो जाएंगे सर। जी सर, जी। सर हेलो सर। हाँ मैंने भी, मेरे मतलब रिलेटिव है एक, जिनको कि किसी भी मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा था, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट है, और बहुत परेशान रहते थे वो। तो ये फॉर्मूला मैंने चलाया है, वो अभी 2-3 दिन बाकी है 1 महीना होने के लिए, तो वो शायद मुझे फीडबैक देंगे इसका। सेम मैडम ने जैसे किया ना, ऑनियन की स्वरस के साथ ही मैंने बोला था, क्योंकि वो सफेद पैच तो मिल नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने बोला था कि जो एक हमारा एक नॉर्मल सफेद पैच आता है ना, वो मिले तो ज्यादा अच्छा है, उसका स्वरस निकाल के उसके साथ मेडिसिन। मैंने ये चारों चीजें ऐड की थी पर उसमें, जैसे कि गुडुची, पुनर्नवा, वचा और विदारिकन, वो चारों चीजें ऐड की थी, क्योंकि उनका हाइपरथायरॉयडिज्म बोल रहे थे, तो मैंने जस्ट अभी फर्स्ट टाइम दिया है, तो बताऊंगी सर मैं इसका रिजल्ट भी। जी सर। वैजी जी। ये जो हाइपो के हैं उसमें बचा पुनर्नवा गिलोय, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं तो विदारी भी ऐड करना है, कैसे करना है? हाँ, आपका बात सही है। आप थायराइड फॉर्मूला देखिए, आपको उसमें सब मिल जाएगा। तो विदारी तब देते हैं जब हमें बल बढ़ाना होता है। जी। और दूसरी बात ये कि जो अगर प्याज का रस कोई नहीं ले सकता तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका? क्या जलकुंभी का मशी या उसका कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, वो प्याज तो चाहिए। आप मत बताइए ना, जुगुप्सा चिकित्सा करिए, चुपचाप दवाई दे दीजिए। जी यहाँ जी। पे कैसे हमारे मतलब यहाँ के वैद्य लोग ना सर के ही फॉर्मूला के हिसाब से, और यहाँ पे बनती है दवाइयाँ, मैं आपको भेज दूंगा टैबलेट्स। जी जी जी, ठीक है ठीक हाँ, आपको वंदना मैम किताब मिल गया क्या, यगो है। जोशी? जी आपको बताया था मैंने, बुक मिली थी वैजी, और कैसा वो लगा? मास बहुत बहुत ही प्यारी बुक है वैजी। और मांस पाचक अभी रह गई है, तो जब आप मांस पाचक भेजेंगे तब आप भेज दीजिएगा ये वाली दवा। और आपको मेरा दवाई से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है क्या? जी आपके मतलब मेदो ये जो धातु पाचक है तो बहुत ही बढ़िया धातु पाचक है वो और वो सारे। तेल तेल का नस से? तेल का नस्य भी शुरू किया है जी, 3-4 दिन हुए हैं, बेटे को दिया है मैंने, उसको पैक भी किया है, अगर वो जाएगा तो लेके जाएगा तो उसको। वो नस से लेने के बाद कैसा, मतलब उनको लगता है, कैसा फील होता है? नस लेने का अच्छा लगता है उसको, एक्चुअली पूरा एब्जॉर्ब ही हो जाता है, तो हाँ 8 बूंद तक उसका
8 बूंद के बाद गले में आता है। 8 बूंद? कल आप अनुरिता मैम को पूछे, मैं इतना बराबर डाल रहा था तो बोली थी कि आप इतना जल्दी डाल रहे, फास्ट डाल रहे, ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा। मैं अनुरिता मैम को 2 मिनट में डाल देता हूँ 2 बॉटल, इतना फास्ट डालता हूँ। जी 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 उनका बस बॉटल चले भी तो बहुत 100 ml डाल दे हाँ। एक्चुअली। नस में मैक्सिमम नस अपन एक बार में कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम वो जो आए थे ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, उनको मैंने 200 ml तक डाला था। 200 ml कितना होता है एक बार में? एक बार में। जी सर। सर मैंने जो स्टडी किया है ये अमाउंट वाला, एक्चुअली हाँ। जहाँ पे हम नस से डाल रहे हैं उसके आजू बाजू में जो भी है वो अस्थि धातु और एब्जॉर्प्शन वाले एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ पे प्रकोपित वात है, जहाँ पे जिसे बोलते हैं वात की वो अवस्था है जहाँ पे रुक्ष गुण से बढ़ा है या फिर मतलब वात का प्रशमन करना है, तो ये ऑयल जो है ना ये वेस्ट नहीं जाता है। जैसे अभी मैडम ने कैसे बोला कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो नहीं आता है, तो वैसे धीरे धीरे करके वो बढ़ाएंगे ना तो वो 15 ml तक आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। 15 ml के बाद में जो आपको डालना है ना उस वक्त में आपको यू हैव टू फोकस ऑन टू योर ब्रीदिंग, क्योंकि मेरा कैसे है नेजल ब्लॉक हो जाता है तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती, आई बिकम मतलब ब्रीथलेस हो जाती हूँ मैं, तो मैं धीरे धीरे करके डालने में ये करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है सर के यहाँ पे, यू वोंट बिलीव इट, नॉन स्टॉप डालते हैं सर लिटरली उनको बताना होता है, उनका बस चले तो 100 बीच बीच ml में डाल दे। मैडम आप बीच बीच ब्रेक दे मतलब पूरा सकते हैं। शीरबला का ही लेते हैं कि बीच बीच में वो शोधन भी करते हैं? नहीं नहीं, हाँ मैम शोधन मेरा ऑन एंड ऑफ मेरा विरेचन रहता है मैम। उसका वजह कैसा है कि मेरा रूटीन बहुत गंदा है मैम, आई ऑलवेज स्लीप, या मेरा रात की नींद या देर रात सोना, जिसकी वजह से मेरा पित्त बढ़ता है, मेरा एसिड बढ़ा रहा, तो मुझे हमेशा डर रहता है कि मुंह से गले से या कहीं से ब्लीड ना निकल आए। मैंने सर का शुरुआत में विरेचन वटी लिया था तो मुझे काफी पर रेक्टल ब्लीडिंग हुआ था, तो जिसकी वजह से मतलब मुझे मेरे पित्त के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है मैम। और दूसरा चीज आई सेड यू दैट लॉट ऑफ मतलब भले ही मैं आज सब चीजें गुडुची लेती हूँ, पुनर्नवा लेती हूँ, सब चीज लेती हूँ, लेकिन स्टेरॉइड का असर आज भी दिखता है मैम। बहुत जल्दी जिसे बोलते हैं कि रिटेंशन आ जाते हैं, थायराइड चला गया लेकिन बॉडी में रिटेंशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मुझे हमेशा वर्किंग रहना पड़ता है, एक्सरसाइजिंग रहना पड़ता है। जैसे अंजना मैम से क्वेश्चन था मैम, अंजना मैम जी है? हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? या मैम एक्चुअली मुझे जो केसेस में दिक्कत आती है थायराइड इन प्रेगनेंसी, उस समय से दिक्कत आती है, और ना इतना डरा देते हैं एलोपैथिक लोग, क्योंकि मेरे अब तक के इसमें जिस पेशेंट ने मेरा ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ा था 9 महीने के बीच में, उसके बेबी को मेंटल रिटार्डनेस और कुछ ऐसी छोटी दिक्कतें आई थी, तो उस दिन के बाद में ना मैं टोटली एलोपैथिक के मतलब जैसे मैं बंद करा के ट्रीटमेंट कराती थी, और थायराइड लेवल भी अब अच्छी तरह से होता। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको भी, कामिनी मैम को भी मैं पूछने वाली थी, लेकिन आप है यहाँ पे तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मैं बचा पुनर्नवा गुडुची उसके साथ में जिसे बोलते हैं कि मृदु शोधन और नस्य और भ्रामरी ये जरूर करवाती हूँ, बिकॉज थायराइड ये ऑन एंड ऑफ, अगर थायराइड भी नहीं हुआ तो भी हार्मोनल बैलेंस रहता ही है। तो जैसे जब से सर ने बताया तो 90% मेरे लोग वो पलांडू में नहीं लेते हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ खाने में प्याज, क्योंकि मैं खुद खाने में प्याज खाती हूँ, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भी है गाना दे देती हूँ तीनों। अभी आप सर ने बताया तो वैसे फॉर्मूला बिना बताए अगर मैं कर सकती हूँ तो वैसे करके देखूंगी मैं, तो आपने अगर कुछ अनुभव लिया होगा तो बताइए ना मैम, थायराइड एंड प्रेगनेंसी। एक्चुअली मैडम जैसे आप जानते ही हो ना कि जो प्रेगनेंसी की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है उसमें थायराइड में थोड़ा चेंजेस तो वैसे भी आता है, माइल्ड चेंजेस तो मिलता ही मिलता है। तो माइल्ड चेंजेस के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे आपने बोला प्राणायाम कराते हैं, थोड़ा सा जो है पेशेंट को ओम का जाप कराते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हम बच्चा वगैरह भी ऐड करते हैं। लेकिन जो सर बताते हैं जब वहाँ स्पेसिफिक लगता है कि थायराइड की पेशेंट बनने जा रही है प्रेगनेंसी में, तो फिर मैंने भी अभी से ऐड ऑन करना शुरू किया हुआ है। और क्योंकि तीनों मेडिसिन ऐसी हैं जो हम प्रेगनेंसी में आराम से दे भी सकते हैं, और पेशेंट को जो है बिदारी भी ऐड कर सकते हैं, इतना नहीं है, लेकिन बिदारी को हम बहुत लंबा नहीं चलाते क्योंकि बिदारी को लंबा, हाँ हाँ वही, मेरे पास में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की केस आई है, लेकिन उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी में जस्ट बॉर्डर लाइन थायराइड था, लेकिन अभी फुल फ्लश 2.8 TSH लेवल 4 के अबव है, तो हाँ मतलब तो इसका हाँ स्टेब्लिश हो गया है थायराइड। तो ऐसे में आपने दिया, आपने फॉर्मूला दिया सर वाला? मैडम वो अभी रिपोर्ट्स मैं तो वगैरह, उसका जैसे कहती हूँ ना, आपका तो एक टाइम, तो फिर मैं ऐसे में 2 टाइम भी दे देती हूँ, क्योंकि सेफ अच्छा लेना है ना हमें बहुत, तो पेशेंट के आप हाँ
है ना, बराबर, ये तो कैसे सारी बढ़ा चीज। सकते हैं, ये मेडिसिन नुकसान तो नहीं करेगी। तो मैं जनरली ऐसे में बिदारी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, या फिर बिदारी अलग से बताती हूँ, क्योंकि बिदारी को बहुत लंबा चलाने से उसमें जो होता है वो फेमिनिन चेंजेस भी आ जाते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस करता है वो, स्पेशली सेक्स हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है, ये स्टडीज आती है। तो लेकिन फिर मैडम भी फिर से बताइए, विदारी फिर से बिदारी बताइए। अगर लगातार 3 महीने से 6 महीने चलाएंगे ना, तो जो हाँ, उसकी कंसंट्रेशन है ना, वो आपके सेक्स हार्मोन्स पे, स्पेशली फीटस के सेक्स हार्मोन्स पे इफेक्ट डालती है। इसीलिए बिदारी को हम लोग मतलब बहुत लंबा नहीं चला सकते हैं, 21 डेज चला के फिर हमें गैप देना होता है, 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद फिर हम दे सकते तो मैम जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वहां हैं। पे हाँ, विदारी यूज करनी चाहिए भ्रूण के लिए कि नहीं करनी चाहिए? और फिर और मेडिसिन है ना प्रेगनेंसी में, मेरे पास शतावरी है हमारे पास, है ना। हाँ आज हाँ, वो तो तो फिर शतावरी हम क्यों, हाँ वो हम फिर उसको चॉइस। करते हैं, हाँ। लेकिन मेन जो सर का फॉर्मूला बुक में आप देखिए, तीन तीन के बारे में सर ने एक जगह बताया, एक जगह 4 के बारे में बताया। तो बिदारी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स, तो वो मतलब प्रेगनेंसी में लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे ना कि हमारे पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम पता चले। तो फिर मैं उसको देती हूँ, 10 डेज दिया, फिर मैंने उसको बोला कि नहीं अब मत लेना, फिर 10 डेज बाद फिर ले लेना। उसको वीकनेस लगती है तो शतावरी क्षीरपाक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, अश्वगंधा क्षीरपाक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, और भी हमारे पास रसायन है, ब्राह्मी रसायन है, उस तरह से फिर हम देते आप हैं। एलोपैथिक बंद करते हैं मैम, एल्ट्रॉक्सिन या हाँ, इसका जो आज बंद हाँ करते हैं? आजकल, हाँ आजकल मैंने मतलब मेरे पास माइल्ड टू मॉडरेट ही आते हैं, मैं बहुत सीवियर केस नहीं आते हैं मैं ओपीडी में। लेकिन मुझे लगता है जो मॉडरेट होते हैं वो माइल्ड हो जाते हैं, और जो माइल्ड होते हैं वो तो विदिन 21 डेज वो एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा इफेक्ट आ रहा है। फिर भी मैं उसको हल्की डोज में, एक डोज उसको हल्की हल्की मतलब मात्रा, जैसे हमने 500 mg बताई, तो वो 500 mg से वो 1.5 ग्राम खा रही थी, तो मैं कहती हूँ उस 1.5 ग्राम को आप मतलब 2 बना लो, और एक 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 पुड़िया रोज खाओ, मतलब 1.5 ग्राम को भी मैं 0.75 में कन्वर्ट कर देती हूँ, 75 mg में कन्वर्ट कर देती हूँ, कि अगर नॉर्मल आता है तो मैं उसको विड्रॉ नहीं करती, फिर 3 महीने के लिए बोलती हूँ कि आपको ये खाना है, हाँ, फिर 3 उसके महीने के बाद बाद फिर अपने बुलाती TSH हूँ। और हाँ T3 रिपीट करा हाँ, सकते हैं। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर बुलाती हूँ। और पेशेंट को इस दिक्कत भी नहीं होती, जहाँ वो इतना टॉक्सिन खा रहा है, अगर वो इतना दवा खा लेगा, 1 साल भी खा लेगा, तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा उसको। मैम मेरा एल्ट्रॉक्सिन 75 mg का चल रहा है मैम, कितने का शुरू करूँ मैं, कितना अमाउंट लूँ मैं पाउडर का? आप शुरू करिए मैम, बहुत जरूरी शुरू करिए आप। और मुझे तो लग मैम रहा है ना कि आप जो सर कहते हैं ना, टेबलेट सर की बनी हुई आती है, उसमें प्याज वाला भी बना रहता होगा, भावना दी जाती होगी, तो मुझे लग रहा है कि आप वही 2 टेबलेट 3 टेबलेट आपको खाना मैं शुरू। मिनल में मैं भेज दूंगा वो टैबलेट। हाँ सर, हाँ, उसमें आपको ज्यादा इजी रहेगा। इजी रहेगा वो लेने में। ओके सर, ओके सर। इसका डोज क्या रखना है अपन को, मतलब एक एवरेज तो डोज मैं क्या रहेगा? एवरेज 2 गोली 2 BD या 1 BD। 2 BD मतलब कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया? 2 ग्राम नहीं, ये 125 mgm का एक गोली होता है, एक रत्ती का गोली होता है, अच्छा, तो 250 mgm हो गया ना। जैसे जो पाउडर बनाया हम लोगों ने उसका डोज क्या रखें? पाउडर तो आप ज्यादा ले सकते हैं, ये टैबलेट तो एकदम कंप्रेस करके बनाते हैं, तो उसे ये मतलब ज्यादातर एक रत्ती तक रहता है। मैम और ने 500 mg ईच कहा है ना, 500, तो 1.5 ग्राम की डोज एक टाइम की हो गई ना। हाँ तो पाउडर हम आधा आधा चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, 3-3 ग्राम? हाँ, दे दीजिए। जी। और मैम ने सही बताया, विदारी जो है हमारा वो वृक्ष योग में आता है ना, तो वो हमारे हार्मोन्स पे जरूर इफेक्ट करता है, तो उसको इम्बैलेंस स्त्रियों में क्यों करना है, वो इम्बैलेंस करेगा ही विदारी। सच बताया मैम ने। प्रणाम सभी को। हाँ, प्रणाम पवन जी। हाँ, सर ये थायराइड को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं, तो हमें मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही ज्यादा वर्क करना चाहिए, इसमें त्रिकुटों का बहुत अच्छा रोल रहता है सर। जी, अगर इसके साथ ना ये वचा पुनर्नवा की लोहे के साथ अगर जो फैटी पेशेंट रहते हैं उनमें त्रिकुटु जिनका में वो रहता है, कफ जन्य ज्यादा रहता है, तो उसमें त्रिकुटु मिलाए तो उसमें और भी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। जी। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये जो है ये लॉन्ग लाइफ खाना पड़ता है, या कि कंट्रोल हो गया तो उसके बाद डोज लाइफ रिड्यूस कर लॉन्ग, देनी चाहिए? लाइफ लॉन्ग भी लेंगे तो बच्चा पुनर्नवा ये सब तो अच्छा है ना, ये सब बच्चा जो है वो संज्ञा स्थापन गण में है, मेध्य है। पुनर्नवा है वो वय स्थापन गण में है। और फिर गुडुचि है वो तो रसायन है। तो ये लाइफ लॉन्ग भी ठीक। लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, पेशेंट सर पूछते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है कि मतलब आप 3 महीने खा लो, बोलेंगे 6 महीने खा लो, थायराइड तो लॉन्ग लाइफ परमानेंट ठीक खाना नहीं है। होता। आप बोले थायराइड की बीमारी ठीक तो होता नहीं है,
तो हम एल्ट्रोक्सिन लेके भी लोग इंसान बीमार ही रहते हैं। वो केवल थायराइड को बैलेंस करके रखता है, उसका साइड इफेक्ट हमारा भी खाओ तो कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे, कोई वैसे सिम्टम्स नहीं दिखते। सर एल्ट्रोक्सिन से आज तक कुछ फायदा मिला ऐसे मैंने तो असेस नहीं किया है सर। मैंने रिटेंशन बढ़े हुए देखे, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़े हुए देखे। और आप जब एंटी थायराइड कराते हैं ना सर, अगर थायराइड भी कम हो रहा है, खास करके मीना मैम आप अपना अगर कराना है ये सारा चीज शुरू, तो आई रिक्वेस्ट यू आप एंटी थायराइड T3 T4 TSH विटामिन डी एंड सीरम कैल्शियम ये करा के फिर शुरू करिएगा, बिकॉज ये मेरे सारे पैरामीटर्स बहुत अलार्मिंग थे। तो अगर ये कराते हैं ना आप, तो आपको आयुर्वेद का रिजल्ट विद इन 3 to 6 months आप उसको असेस कर सकते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मैम रिपीट में एंटी थायराइड T3 T4 TSH कैल्शियम है, सीरम कैल्शियम विटामिन डी। तो इससे आपका जो भी है लेवल ऑफ जो भी धातु की आपकी सहनन है वो भी पता चलेंगे, और लेटेस्ट हीमोग्राम एंड लेफ्टी लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि ये सारे पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं सारे। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल इतना कम हो जाता है कि वहां पे धारण क्षमता नहीं रहती है, और बैड कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका मतलब जिसे बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस होती है। यूजुअली देखिए काफी लोग, जैसे मैं लो बीपी हूँ, मेरा कल का भी बीपी 80 60 80 50 बहुत जल्दी हाइपो में पहुंच जाए, बट ये मेरा नॉर्मल बीपी है, अभी काफी साल हो गए वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं सर से भी मेडिसिन ली थी, उस वक्त भी मैंने काउंटर ये किया था। तो कुछ लोगों का इस तरीके से रहता है कि उनका हार्ट रेट पे बुरा असर रहता है, बट माइन वाज अ डिफरेंट केस। तो आप ये पैरामीटर करा के ये करा लीजिए एम्प्टी स्टमक, रात को 10 बजे के बाद में कुछ भी मत खाइए, और सुबह करा के फिर आप शुरू करिए योग। और मेरा सजेशन है आप इसके साथ में नस से कराइए। मैं नस से ना छोड़ने का वजह भी वही है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो भी बुरा असर मनोभाव पे होता है वो ना हो आगे चल के। ओके यस मैम। अंजना मैम, मैं अंजना मैम से क्वेश्चन करना चाह रही थी। अंजना मैम। जी मैम बताइए। जी मैम। हाँ नमस्ते। अंजना मैम, जो आप स्टडी के लिए कह रही थी, तो विदारी पर जो स्टडी है वो ये है ना कि ज्यादा देर लंबा देने पर अगर मेल्स में तो गायनेकोमास्टिया दिखता है, तो ये मैम जो ये एक्चुअली क्या है ना, अगर जैसे हम अभी बात हो रही थी ना, मैम ने बोला था प्रेगनेंसी में ना, जी जी, तो अगर के ऊपर भी असर प्रेगनेंसी में पड़ हम सकता है। लगातार देंगे पेशेंट को, तो अगर मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है ये तो हमें पता नहीं है ना, हम तो उसको जान नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट तो हमको मिल सकता है ना, तो हम जी जी प्रोलॉन्ग यूज क्यों करें, बस ये मेरा कहना है। जी जी जी। तो मैम ये जो जैसे जिनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है या फीमेल हार्मोन्स की दिक्कत है, उसमें हम लोग विदारी को यूज मतलब कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे ब्रश से कर सकते हैं मैम, जैसे कि वो हाँ ब्रश से औषधि की तरह उसको यूज कर सकते हैं आप, स्पेशली डेवलपमेंट के लिए तो फिर और बहुत ट्रीटमेंट आया हुआ है वगैरह के लिए, उसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये कि ब्रश से औषधि बहुत अच्छी है बिदारी पर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अंजना मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम प्रेगनेंसी में जो हाइपरथायराइडिज्म में ये फार्मूला काम करता है या कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट? वही है सर, वही बात हुई ना अभी कि फॉर्मूला है, डिपेंडेंसी करती है कि आपकी इसको हम फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब बीडी डोज में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर माइल्ड है तो आप उसको ओडी डोज में दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये मॉडरेट पे जा रहा है तो हम उसको बीडी डोज में दे सकते हैं, सुबह शाम भी दे सकते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहता है सर, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, इसमें ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो साइड इफेक्ट करे, बस बिदारी के अंदर को थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ता है बीच बीच में। मैम एक्चुअली ये एफ्रोडिजिया करके टेस्टोस्टेरोन पे ही यूज किया जाता है यूजुअली, इसलिए आई वाज सरप्राइज कि आपने यूज किया है। तो आई थिंक जो ट्राइमेस्टर के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी कम जब होता है उस वक्त में हम इसको ब्रूवन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है, तो उसमें मैं यूज करती हूँ। उसके बाद में मोटिलिटी एंड क्वालिटी इसमें यूज करती हूँ। तो ये या तो देयर शुड बी वही। मैम इसमें ना देखो फार्मूले में इसका ड्रग ऑफ डिजाइन देखो फार्मूले का, अब जितने भी रहते हैं ना थायराइड के, हाइपर है या हाइपो है, बेसिकली उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ये मेटाबॉलिज्म का और मनोवाय स्रोतस का भी उसमें कितना और मेद का भी कितना रहता है उसमें। बच्चा है जो तो वो मनोवाय स्रोतस पे और पुनर्नवा लेद को निकालता है, और गिलोय तो त्रिदोष है ही है।
मतलब इतना मस्त फार्मूला इन्होंने डिजाइन करके दिया है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आप लोग ने हाइपो हाइपर में ये यूज करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर अंजना मैडम से सवाल है मेरा। अंजना मैम। जी 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 बॉस, नमस्कार बॉस, बताइए। जी नमस्कार। ये कह रहा था शतावरी की वजह से कहीं बॉडी में सोडियम साल्ट रिटेंशन तो नहीं होता है? सर उसकी अगर आप ना कल्पना चेंज करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी उसको क्षीर पाक में दे देते हैं, है ना, तो क्षीर जी पाक कल्पना उसकी वेस्ट होती है, या फिर कभी कभी जी शताब्दी घृत के रूप में भी दे सकते हैं, है ना सर, जी जी है ना। और कभी कभी फिर उसको जो है चूर्ण के रूप में भी दे सकते हैं, शतावरी ग्रेन्यूल्स आता है उसको हम भी दे सकते हैं, शतावरी कल्प आता है, तो हम एक ही पाउडर के रूप में उसको कम देते हैं उसको जनरली जी पेशेंट को इजी वे में लेने के लिए। तो वैसे भी प्रेगनेंसी में थोड़ा स्टेज चेंज कर करके पेशेंट को पाउडर दीजिए तो उसको वॉमिटिंग ही हो जाती है, तो फिर हम जी स्टार्टिंग में तो हम घृत कल्पना करके दे सकते हैं, क्षीर पाक कल्पना करके दे सकते हैं, तो उसका इफेक्ट मिलता है बस। जी जी मैडम, मुझे कभी जैसे लगा केवल चूर्ण यूज करने पर बॉडी में जो है इडिमा होता है, कुछ ऐसा हाँ, तो फील हुआ मुझे। चूर्ण डायरेक्ट चूर्ण मत यूज कीजिए बस, कभी भी पेशेंट जी लेना जी भी नहीं चाहती। जी 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 थैंक यू मैडम। जी अरविंद सर, हाँ जी बताइए। जैसे आपने बताया कि 3 महीने से ज्यादा अगर कोई भी अगर ड्रग देना है तो उसको रुका के फिर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर आहार्य बन जाता है या फिर उसकी आदत हो जाती है उकसात में। तो सर हमारे जो शास्त्र में रसायन कल्पनाएं बताइए या रसायन यूज करने के लिए बोले, जैसे अम्लकी है या वृद्धमान पर पिपली है सर, तो शायद ऐसे उन्होंने स्टडी किया होगा कि ये लॉन्ग टर्म इसमें नुकसान नहीं देते या लॉन्ग टर्म इसमें उसका उकसात में होके उसका असर कम नहीं होता, ऐसे होगा, या वहां पे भी रसायन हमने जो ये। है, रसायन का कार्य अलग होता है और बाकी द्रव्यों का अलग रहता है। रसायन द्रव्य तो अलग ही है वो, इसलिए रसायन अध्याय अलग ही बताया है। बाकी हाँ तो वही। एक चेंज कर करके देना चाहिए, वो बात हो रही थी ना। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे अब लॉन्ग टर्म इसमें कुछ कैंसर सर्वाइवर्स है तो उनको एक लॉन्ग टर्म, जैसे तो अभी मॉडर्न रसायन वालों ने। रसायन अलग चीज है, रसायन तो आप कंटिन्यू दीजिए। हाँ दे सकते हैं, क्योंकि मैं देती हूँ सर, इस वजह तो से दे मैंने सकते नहीं, पूछा कि देना मैं गलत नहीं। देना नहीं। हाँ हाँ, या थैंक यू सर। हम लोग जो दवाइयां दे रहे हैं, शमन दवाइयां दे रहे हैं, उसकी बात अलग होती है और वो। हाँ हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्या? हम लोग स्वर भेद के असाध्य लक्षण पढ़ लें। ये साध्य लक्षण पढ़ के फिर हम रुकेंगे, अभी टाइम है तो ये हो सकता है। इसमें बता रहे हैं कि स्वर भेद के असाध्य लक्षण, क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वापि चिरोत्थितो यश्च सहजोपजातः मिदस्विन सर समुद्भवश्च स्वरामयो यो न च सिद्धिमेति। मतलब ये बोल रहे हैं कि किन किन लोगों का स्वर भेद साध्य नहीं होता है, जैसे कि क्षीण शरीर वाले का, वृद्ध और दुर्बल मनुष्य का ये असाध्य होता है। इसी प्रकार चीरकालीन और सहज स्वर भेद भी, सहज मतलब जो कंजेनाइटल है वह ठीक नहीं हो सकता है, जन्म से उत्पन्न है, और चीरकालीन बहुत दिनों से पुराना है, और सब लक्षणों से युक्त सन्निपातक, ये दोनों स्वर भेद ये सब असाध्य होते हैं। और टीका में ऐसे बताया है कि उक्त वातादि जानानम मेवावस्थायाम असाध्यतम आह क्षीणस्येत्यादिना सहोपजात इत्यन्तेन क्षीणस्य क्षीणमासस्य कृशस्य अवबलस्य सोहोपजातो जन्म प्रवृत्ति बद्धः काकस्वरिति लोके। इसका मतलब यह है कि क्षीण इत्यादि का मतलब है कि यह अवस्था विशेष जन्य असाध्यता क्षीण से इत्यादि से आरंभ होकर सहोपजाता तक चलती है। क्षीण अर्थात जिसका मांस क्षीण हो चुका है, जो मनुष्य सूकर कांटा जैसा हो गया है, जो कृश है, बलहीन हो गया है। फिर बोल रहे हैं सहोपजाता, इसका मतलब यह है कि सहोपजातित्यत्र मदोपजाति पाठांतरम मदो रोग विशेषः, मतलब जन्म से ही जिसके स्वर तंतु विकृत हो गए, लोक में उसे काक स्वर बोलते हैं, कौए जैसा बोलने वाला। फिर सहोपजाता मतलब मदोपजाता, मतलब ये एक मद एक रोग विशेष है जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। फिर बोल रहे हैं मेदस्विना, अति स्थूल मनुष्य का मेद द्वारा स्वर तंतु मार्गावरोध से जो स्वर भेद होगा वह साध्य होता है। मेदस्विनो अति स्थूलस्य मेदसा वृत्तस्योस्त्वेन यो जातः अमेदस्विनस्तु
मेदो दृष्टिया युजाता ससाध्य पूर्वमुक्ति न विरोधा, मतलब वह मेदो दृष्टि से होने वाला स्वर भेद साध्य होगा, इसलिए परस्पर कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार सन्निपात स्वर भेद में भी तीनों के सारे लक्षण पाए जाएंगे, वह भी असाध्य हो जाता है। सर समुद्भव अवगाढ़स्य सर संपूर्ण लिंगो व असद्यो द्रष्टव्य इति, ऐसा इन्होंने बताया। यह असाध्य होता है। हम लोग चिकित्सा करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आप लोग देखिएगा ऐसे पेशेंट, फिर बताइएगा। इस तरह से यह अध्याय समाप्त हो गया। सर ये सीए में दिखता है सर, ये सारे लक्षण दिखते हैं। जैसे बोलते हैं कि क्षीण होना, आवाज नहीं निकलना, पेशेंट तो ये हो ही जाता है। और दूसरा चीज ये कि मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह किया तो वो ठीक से निगल ही ले तो उसके लिए काफी हो जाता है, तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि वो मतलब आवाज उसकी बढ़नी चाहिए या क्या। तो ये अलग चिंता रहती है, मतलब डिटोरिएट होते जाता है उसका, वो दिखता है सर ये। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है क्या? नमस्कार सर। जी नमस्कार एवरीवन। सर थायराइड में वचा का नस्य दे सकते हैं? हाँ, बचा कर देते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी थैंक यू सर। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो ब्रेक लेंगे। कुछ बताना है, डिस्कस करना है? यह अध्याय समाप्त हो गया, कल नया अध्याय शुरू होगा। नहीं बताना है तो ब्रेक ले लेते हैं। और मेरे एक पेशेंट आए हैं, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगा वाघभट वाला। तब तक आप लोग टीका पढ़ना शुरू करिएगा, तो मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं मिलूंगा थोड़ी देर के बाद। प्रणाम सभी लोगों को।